चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त हमारे देश में मेन स्ट्रीम मीडिया हुमायूं कबीर पर बहुत मेहरबान है। हुमायूं कबीर की खबरों को दिल खोल कर दिखा रही है, चाहे हुमायूं कबीर की बयानबाजी हो या फिर उनके खिलाफ बीजेपी नेताओं के बयान। सब कुछ अपने आप तो नहीं हो रहा है। हुमायूं कबीर मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर के तौर पर खुद को पेश कर रहे हैं, पर यह बात समझते परे है कि आखिर हुमायूं कबीर जिस मस्जिद को बाबरी मस्जिद बताकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, क्या वो मस्जिद बाबरी मस्जिद मानी जाएगी? अगर हुमायूं कबीर के जरिए मुर्शिदाबाद में बनाई जाने वाली मस्जिद बाबरी मस्जिद कही जाएगी, तो ऐसी सैकड़ों मस्जिदें देश के अलग अलग कोनों में बनाई जा रही होंगी। क्या उन्हें भी बाबरी मस्जिद कहा जाएगा? सियासत के लिए मजहबी मकामात का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये बात मुसलमान भी समझ रहा है और मुसलमानों के लीडर्स भी समझ रहे हैं, और ये बात कहीं ना कहीं अपोजिशन की जमातें भी समझ रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी बार बार कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके वो ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल की सियासत को अपने हाथों में लपक ले। लेकिन ममता बनर्जी के हाथों से हुकूमत छीनने की कोशिश में वो कई बार नाकाम हो चुकी है। ऐसे में हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। हुमायूं कबीर और बीजेपी का पुराना नाता है। बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं और हार के बाद वापस टीएमसी में चले गए। जिस ममता बनर्जी के खिलाफ उन्होंने बीजेपी के टिकट पर खड़े होकर ताल ठोका था, बाद में उसी ममता बनर्जी के साथ लौट गए, तब जाकर विधायक बने, वरना एक पार्टी से दूसरी पार्टी तक वो धक्के खा रहे थे। अब उन्होंने मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने सियासी शिकंजे में फंसाने के लिए जाल बिछा दिया है। हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि मजलिस के साथ मिलकर वो बंगाल में 135 से ज्यादा सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। मजलिस से बात चल रही है, लेकिन मजलिस की तरफ से ऑफिशियली कोई बयान सामने नहीं आया है। हमारे खबर लिखे जाने तक तो मजलिस की तरफ से बयान नहीं आया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मजलिस की तरफ से अगर कोई बयान नहीं आया तो मजलिस के नेताओं ने कोई बयान नहीं दिया। मजलिस के तर्जुमान असीम वकार अपने बेबाक और बेखौफ बयानों के लिए जाने जाते हैं, और उनका बयान आ गया है और वो सीधे तौर पर ओवैसी साहब को हुमायूं कबीर से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भले ही ओवैसी की तरफ से कोई बड़ा बयान ना आया हो, लेकिन ओवैसी की पार्टी के लीडरों की तरफ से हुमायूं कबीर के खिलाफ बयान आ चुका है। मुर्शिदाबाद में नकली बाबरी मस्जिद की संगे बुनियाद रखने के कुछ ही घंटों के बाद टीएमसी से सस्पेंड हो चुके विधायक हुमायूं कबीर ने मजलिस के साथ अलायंस का ऐलान कर दिया। शनिवार को कबीर ने कहा कि वो एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं और दोनों दल आगामी चुनाव में मिलकर उतरने की तैयारी में हैं। हुमायूं कबीर ने कहा कि अलायंस बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों को रोकने के लिए एक मजबूत ऑप्शन पेश करेगा। हम ओवैसी की पार्टी के साथ चर्चा कर रहे हैं और साथ में आगे आने का प्लान बना रहे हैं। यह अलायंस सियासी तौर पर एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलकर हुमायूं कबीर ने मोटा माल इकट्ठा कर लिया है। हुमायूं कबीर के पास बाबरी मस्जिद के लिए इतने पैसे जमा हो गए हैं कि उन्हें गिनने के लिए बकायदा मशीन लगानी पड़ी। उसे गिनने के लिए 30 लोगों को लगाया गया। 11 ट्रंक पैसे से भरे हुए हैं और इन ट्रंकों में रखे पैसों को गिनने के लिए मशीन लगाई गई है। हुमायूं कबीर का दावा है कि केवल क्यूआर कोड स्कैन करके 93 लाख रुपए जमा हुए हैं। हुमायूं कबीर ने शनिचर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की संगे बुनियाद रखी और इतवार को वो खुद ईंट लेकर मौके पर पहुंचे। आने वाले चुनाव में हुमायूं कबीर ने पूरी तरह से हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने पर तुल चुके हैं और इसी सियासत पर सवार होकर भाजपा झाल मंजीरा बजाते हुए ममता बनर्जी को बहुत आसानी से कुर्सी से उतार देगी, यानी टीएमसी को हुकूमत से उखाड़ फेंकेगी। हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं और उसी पार्टी का वो मजलिस के साथ अलायंस करने की बात कर रहे हैं। मजलिस लीडर और तर्जुमान असीम वकार का कहना है कि हुमायूं कबीर बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी की टीम का कोर मेंबर है और शुभेंदु अधिकारी अमित शाह की टीम के कोर मेंबर हैं। यानी सीधे सीधे वो हुमायूं कबीर को बीजेपी का आदमी बता रहे हैं, जिसे बोलचाल की जबान में बीजेपी का एजेंट कह सकते हैं। असीम वकार का कहना है कि हुमायूं कबीर का असली मकसद मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करना है और उनका मकसद चुनाव को कम्युनल बनाकर जज्बात को भड़काना है, ना कि मजहब के नाम पर अमन कायम करना। हालांकि असीम वकार ने खुले तौर पर कहा है कि ये उनका निजी बयान है, ना कि मजलिस का बयान। लेकिन अभी भी सवाल है कि मजलिस ने अपना बयान क्यों नहीं दिया। क्या इस मामले में मजलिस के भीतर भी कोई खींचतान चल रही है? कहीं ना कहीं मजलिस के भीतर भी इस मामले में बातचीत चल रही होगी, वरना अब तक ओवैसी साहब का बयान आ गया होता।
एक बात और गौर करनी चाहिए, 2022 के उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन में मजलिस ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अलायंस टूट गया। बाद में पता चला कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में ठगी का शिकार हो गए। ओम प्रकाश समाजवादी पार्टी के साथ समाजवाद का परचम लहराने लगे। ओवैसी ने राजभर पर भरोसा किया और राजभर ने ओवैसी का दामन छोड़कर अखिलेश यादव के साथ निकल दिए और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा। बाद में राजभर ने सपा का साथ भी छोड़ दिया और वापस एनडीए में शामिल हो गए। यानी जिस बीजेपी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा उसी बीजेपी के साथ जा मिले। कुल मिलाकर अलायंस करने के मामले में ओवैसी का बहुत ही खराब तजुर्बा रहा है और अगर वो फिर बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ अलायंस करने की तैयारी करते हैं तो काफी ठोक बजाकर फैसला लेना चाहिए, वरना बंगाल चुनाव में अगर बीजेपी की जीत हुई तो मुसलमानों का बड़ा तबका ओवैसी और हुमायूं कबीर के खिलाफ खुलकर सामने आ जाएगा और उनकी नजर में ओवैसी बीजेपी का एजेंट माना जाएगा। लिहाजा ओवैसी साहब को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा, वरना आने वाला वक्त ऐसा नहीं है कि ओवैसी साहब अपने जज्बाती नारों और तकरीरों के दम पर चुनाव जीतकर आ जाएंगे। बंगाल में ओवैसी साहब इससे पहले का चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं। मजलिस के लोगों की जमानत तक जब्त हो चुकी है। बंगाल में एक भी सीट नहीं निकाल पाए थे। बंगाल में मुसलमानों की अच्छी खासी क़यादत है जो ममता बनर्जी के साथ है और ममता बनर्जी को चुनाव में तोड़ने के लिए हुमायूं कबीर जैसे और भी मुस्लिम नेताओं का साथ चाहिए जो उनके लिए बीजेपी के फेवर में एक वोट बैंक तैयार कर सके। हुमायूं कबीर अपनी जज्बाती तकरीरों और बयानों की वजह से चुनाव में मुसलमानों का वोट काटेंगे और मुस्लिम वोटों के बिखराव का सबसे ज्यादा नुकसान सेकुलर वोटों को होगा। जितना ज्यादा वो बयान देंगे उतना ही ज्यादा बीजेपी और आरएसएस को फायदा होगा, क्योंकि नेशनल मीडिया हुमायूं कबीर को अपने पलकों पर बिठाए हुए है, उन्हें बहुत बड़े मुसलमान के मसीहा के तौर पर पेश कर रही है और यही नैरेटिव बंगाल के हिंदुओं को मुसलमानों से अलग करता है। लेकिन ये बात भी जरूर गौर करनी चाहिए कि बंगाल में लोग काफी पढ़े लिखे होते हैं, चाहे हिंदू हों या मुसलमान। हर तबका सियासी तौर पर काफी बेदार माना जाता है। ऐसे में हुमायूं कबीर के सामने बंगाल के लोग ही एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आएंगे, जिनसे छुटकारा पाना हुमायूं कबीर के लिए आसान नहीं होगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में हसरत मोहानी ने भी क्या खूब फरमाया है, खबर उनको अब तक नहीं मर मिटे हम, खबर उनको अब तक नहीं मर मिटे हम, दिलेजार का माजरा कहते कहते। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।